हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वही क्लासेस गाइस अपनी। तो गाइस हम लोग वापस आ गए हैं। गाइस हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। सो गाइस आज की टॉपिक जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे दैट इज़ ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोग डिस्कस करेंगे द अर्थ समिट, एजेंडा 21, रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेज एंड लैंड यूटिलाइजेशन। सो गाइस आज की क्लास थोड़ी सी लंबी भी होगी। सो गाइस बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। एक सेकंड गाइस, मैं अपने आप को जस्ट सेट कर लेता हूँ। ओके, वी आर रेडी टू गो। तो फर्स्ट विट विल बी डूइंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे मैंने कहा था, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो गाइज बहुत लोगों को पता होगा। अब एज पर द बुक डेफिनेशन क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generations. तो गाइज बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है एज पर द बुक कि गाइज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स development should take place without damaging the environment, and the development in the present should not compromise with the needs of the future generations. तो guys डेवलपमेंट होना चाहिए विद इन द सोसाइटी, बट हम लोग के बच्चों के कॉस्ट के ऊपर नहीं। जैसे गाइज देखा होगा बाय द इंडियन डिपार्टमेंट फ्यूल। गाइज अगर हम लोग ज़्यादा फ्यूल अभी यूज़ करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए जैसे गाइस अगर हम लोग अभी ज़्यादा फ्यूल यूज़ करने लगे तो हम लोग ये फ्यूचर जनरेशन के लिए तो तेल बचेगा ही नहीं। दैट वाज द मुहिम जो उन्होंने शुरू किया था। तो गाइस वही मुहिम को गाइस आज मैं एग्जांपल के लिए देना चाहता हूँ कि गाइस अगर हम लोग अभी बहुत ज़्यादा फ्यूल क्वांटिटी ऑफ बायोफ्यूल पेट्रोल डीजल सब यूज़ करने लग जाएंगे तो हम लोग के फ्यूचर के जनरेशन के लिए तो गाइस फ्यूल बचेगा नहीं। तो गाइस अगर हम लोग जैसे देखिए अगर हम लोग फ्यूल अभी यूज़ करते हैं तो गाइस वी आर डूइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अस एंड द फ्यूचर कम। एंड गाइस इसके लिए लाइक दो तरह के टॉपिक्स है, दैट इज एजेंडा 21 एंड द रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट ऑफ 1992। जो गाइस ये रियो डी जेनेरियो जो समिट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट समिट है। इस समिट को गाइस आप लोग लाइक मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ इस समिट में एक्चुअली हुआ क्या था। इससे जस्ट अंडरलाइन कर देता हूँ थोड़ा सा, किसी के डेट्स ढक गए हैं, डजंट मैटर, आई सी यू on June 1992, guys. In June 1992, more than 1,000 heads of states met in Rio de Janeiro, Brazil, for the first international Earth Summit. Guys, ये जो first international Earth Summit है, ये एक बहुत ही like important and बहुत ही महत्वपूर्ण summit था। इस summit का main objective था, the summit was convened for addressing the urgent problem of environmental protection and socio-economic development in global level, जिसका मेन कारण था एड्रेस करना द अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो काम था वो इस असेंबली में यही डिस्कस हुआ था कि हम लोग को कैसे बचा सकते हैं। The assembled leaders signed the Declaration on the Global Climate Change and Biological Diversity। तो गाइज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट साइन हुआ था स्टेटिंग दैट कि हम लोग सब मिलके काम करेंगे अपने एनवायरनमेंट अब जिससे आज बहुत ही फेमसली रियो कन्वेंशन भी बोलते हैं। जिससे आज बहुत ही बहुत लोग आज इससे एक बहुत इम्पोर्टेंट समिट बोलते हैं ताकि क्योंकि गाइस इसी से एजेंडा 21 की स्थापना भी हुई थी। एजेंडा 21 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्वेंशन था जिसकी स्थापना इसी से हुई थी गाइस। आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। जिसमें और दिया हुआ है द रियो कन्वेंशन
उसमें लाइक सबसे ज़्यादा खाली मेन काम हुआ था एनवायरनमेंट बचाने का, के लिए हम लोग मिलकर काम करने वाला है साथ में। दैट वाज द मेन थिंग जो जिस लिए हम लोगों ने इसकी स्थापना की थी। दैट वाज द थिंग। एंड गाइस इससे क्या हुआ, it developed it is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation and common interests, mutual needs, and shared responsibilities. One major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. तो गाइज एक्चुअली एजेंडा 21 क्या था, इस लाइक हम लोग मिलकर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए साथ में काम करेंगे। दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, जिसमें लाइक बहुत और चीज़ों के बारे में बात हुआ था, जैसे ग्लोबल कोऑपरेशन के बारे में, डिजीज़ को इरेडिकेट करने के बारे में, पॉवर्टी के लिए, और बहुत दूसरी दूसरी चीज़ें के बारे में बातचीत हुई थी। बट गाइज अनफॉर्चुनेटली चाइना जैसी कम्युनिस्ट कंट्री आके सारा का सारा माहौल बिगाड़ देती है और लाइक बहुत कुछ ऐसा कर देती है जो लाइक वर्ल्ड इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बट गाइज काउंटरिंग स्लोली स्लोली आपको उस इवेंट की गाइज कुछ दिखाना चाहूँगा। जैसे गाइज ये पिक्चर अमेरिका के एजेंडा 21 के टाइम पे ये पिक्चर रिलीज़ हुआ था गाइज, ये वाला, राइट, दिस वन। ये वाला गाइज, ये वाला जो पिक्चर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और गाइज ये वाला जो आपको दिखाता हूँ, एक ये वाला गाइज, ये रियो डी जेनेरियो वाला जो पिक्चर है गाइज, इसमें मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये वो कन्वेंशन था गाइज जिसमें सारे के सारे लोग मिले थे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो ऑन 3rd to 14th June 1992। ये पिक्चर मैंने ढूंढ के निकाला गाइज आप लोगों के लिए, स्पेशली आपको दिखाने के लिए कि उस कन्वेंशन में क्या हुआ था। और गाइज इसके लिए मैंने थोड़ा सा रिसर्च और करके आपको दिखाता हूँ। तो रियो समिट was a fundamental meeting, more important than most people think. In Rio de Janeiro, set the foundations for the fight against climate change and face the threats that loom over the earth with the view of 21st century. The United Nations Framework Convention Climate Change was established in Rio, and the creation of COP, Conference of the Parties, was agreed at the supreme body for these who want to get into environmental issues, global warming, climate change, etc. And it is essential to obtain the information on the Rio 1992 summit. जो गाइज लाइक अब मैं बताता हूँ कि गाइज इतना लंबा चौड़ा जो लिखा हुआ है ये जस्ट ये बताने के लिए है कि हम लोगों को बहुत सख्त एक्शंस लेने पड़ेंगे जस्ट टू सेव अस एंड सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम द डैमेजेस दैट वी आर डूइंग। और गाइज ये मेन था फॉर ऑन द बेसिस दैट कि हमें अपने फ्यूचर को बचाना है, अपने आगे आने वाली जनरेशन्स को बचाना है। दैट वाज द मेन रीज़न इस कन्वेंशन को लगाने का। तो गाइज़ वो कन्वेंशन अब हम लोग ने पूरा कर लिया है। अब आते हैं रिसोर्स प्लानिंग पे, जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग के इसमें। गाइज़ क्या कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग? प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्स। अगर हम लोग को अच्छे से रिसोर्स यूज़ करना है तो गाइज़ हम लोगों को प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। It is important in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources, कि गाइस हम लोग के रिसोर्सेज भी बहुत सारे और बहुत सब चीज़ की सुविधा भी हम लोग के पास है। There are regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some other resources। मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा भरमार है और कुछ चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे लाइक गाइस एग्जांपल ले लेते हैं राजस्थान। राजस्थान में सूखा बहुत ज़्यादा है, पानी की बहुत कमी है। और अगर हम लोग ईस्ट में देखें असम, असम में बारिश बहुत ज़्यादा है तो धूप बहुत कम है। तो गाइज लाइक यही कहते हुए कि कुछ चीज़ जगह पे कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा, किसी जगह पे कुछ चीज़ बहुत कम है। इसलिए these are regions, there are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of vital resources। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लाइक गाइस की आज तक बिजली भी नहीं पहुँची है। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे लाइक एक बेसिक अगर मान के चले तो
बहुत अबंडेंस है। हम लोग जहाँ पे हैं वेस्ट बंगाल, यहाँ पे अबंडेंट मतलब अबंडेंट नहीं तो गाइस लाइक इतनी है कि 24/7 बिजली आती है। और गाइस कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे उत्तराखंड, जैसे कहीं हम लोग ठीक है उत्तराखंड वेस्ट बंगाल के लिए कहीं से अगर फार भी नहीं जाना है तो सिक्किम में भी जाके देख सकते हैं गाइस कि बहुत जगह ऐसा है कि वहाँ पे लाइक अक्यूट बिजली नहीं है, कितने दिन तक बिजली चली जाती है, 2-2 3-3 दिन तक बिजली यहाँ आती है। तो देखिए हम लोग इससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि क्या है एक्चुअल सिचुएशन। तो ठीक है गाइस, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ, फॉर एग्जांपल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच in minerals and coal deposits. Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lacks in infrastructure development. Guys, water बहुत ज़्यादा है but infrastructure नहीं है, infrastructure projects नहीं है अरुणाचल में। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में क्या है, रिच मिनरल्स है और कोल है। और गाइस जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान है, राजस्थान इज़ वेल एंडोड विद सोलर एंड विंड बट लैक्स द वाटर रिसोर्सेज। जैसे गाइस राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी के लिए सोर्सेज हैं तो पानी के लिए सोर्सेज नहीं है। कोल्ड डेजर्ट जैसे लद्दाख हो गया जो एक सूखा रीजन है जम्मू कश्मीर में, जो अभी एक यूनियन टेरिटरी बना है रिसेंटली लास्ट ईयर, जिसमें वहाँ वो गाइस खाली एक सूखा एरिया है, मतलब सूखे रेगिस्तान के जैसे ठंडे रेगिस्तान, रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इट इज़ अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर। वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और गाइस कुछ वाइटल मिनरल्स की भी कमी है वहाँ पे। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशन, स्टेट, रीजन एंड लोकल लेवल। जिसके कारण लाइक गाइस लोग कहते हैं कि हमें अपने रिसोर्सेज को प्लान करनी चाहिए, क्योंकि कुछ जगह में जैसे रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है और कुछ जगह में तो इतनी अबंडेंट रिसोर्सेज है कि हम लोग बिना सोचे समझे उसे वेस्ट करते फिरते हैं। तो गाइस इसके लिए भी हमें लाइक प्लानिंग करके रखनी पड़ती है हमारे लिए और हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, आने वाले के लिए। तो गाइस आगे देखते हैं। जैसे गाइस यहाँ पे जैसे द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में हिंडर डेवलपमेंट। मतलब गाइस अगर हम लोग के पास रिसोर्सेज हैं बट हम लोग के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना लोग के पास उतनी समझ है कि हम लोग उस रिसोर्स को किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को बिना हैम्पर किया, तो गाइस वो रिसोर्स होने के बावजूद भी हम लोग के किसी काम के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको पता ही नहीं है कि उसे यूज़ कैसे करना है। देर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दोज इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। जैसे गाइस लाइक हमारे वेस्ट बंगाल में कई एग्जांपल है, तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें लाइक बहुत ज़्यादा कोल की अबंडेंस है, बट लोग को क्या है उस कोल को यूज़ करना नहीं आता है। लोग लाइक लाइक क्या बोलूँगा इसकी, बहुत लोग को समझ नहीं है कि हम लोग अपने इस रिसोर्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक जाके दूसरा को बेचो, बट एक होता है ना कि अपने लिए यूज़ करने के लिए या लाइक अपने एरिया को प्रोग्रेस में लाने के लिए उसका यूज़ करना नहीं जानते हैं, जैसे कई चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे। On the contrary, there are some regions which have poor resources base but they are economically developed। मतलब जैसे और कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे गाइस बहुत कम रिसोर्सेज है बट वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया। जैसे गाइस इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल रहेगा दुबई, क्योंकि गाइस दुबई में तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है क्योंकि इट्स अ डेजर्ट, बट गाइस उन्होंने अपने एक रिसोर्स ऑयल को इतने अच्छे से यूज़ किया, आज वो लोग कहाँ से कहाँ है गाइस। इट हैज़ सम ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, सम ऑफ द रिचेस्ट गाइस, मतलब अगर बेशुमार दौलत के नाम है तो दुबई इज़ वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं। तो गाइस आप समझ ही सकते हैं कि कुछ कंट्रीज़ जो रिसोर्सेज को यूज़ कर लेते हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, और जो नहीं यूज़ करते उन लोग को समझ नहीं है यूज़ करने का, तो वो लोग गाइस डेवलप नहीं कर पाते। दैट इज़ द थिंग। तो गाइस इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर है और एक सिचुएशन भी है, कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच but economically backward regions and some resource poor but economically developed regions, give example for the situation। ये तो आप खुद भी गाइस सोच सकते हैं, बट एज पर द बुक मैं एक बार आपको ये पढ़ के बता देता हूँ इसमें क्या दिया है फटाफट। द हिस्ट्री ऑफ colonization, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी गलत प्रोनाउंस करने के लिए। द हिस्ट्री ऑफ colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for foreign invaders. It was primarily the higher level of technological development of the colonizing
countries that helped them to exploit resources of the other regions and establish their supremacy over the colonies. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional charges. India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development is general and resource development is particular. In particular, does not only involve availability of resources but also the technology quality of human resource and the historical experiences of the people. तो गाइज ये इंडिया का एग्जांपल लाइक मैंने फटाफट पढ़ दिया, जिससे लाइक अब मैं गाइज अगर मैं बोलूँगा तो गाइज एकदम सही है, क्योंकि लाइक गाइज हम लोग इंडिया जो एक कंट्री के नाम में अगर हम बोले तो हम लोग ज़्यादातर फॉरेनर्स के अंडर में ही रहे हैं। पहले गाइज जैसे अगर हम लोग मिडिवल पीरियड्स जाते चले तो कई सबसे पहले 400 साल तक हम लोग मुगल्स के अंडर में रहे। फिर उनके बाद लाइक ब्रिटिशर्स आए हम लोग पे रूल करने के लिए, तब हम जाके एट लास्ट वो हुए। तो हमारा पास्ट अगर हम देखें तो 600-700 साल तक तो हम फॉरेनर्स के अंडर रहे, इंडियंस खुद रूल नहीं कर पाए एज अ कंट्री। तो इसलिए गाइज और लाइक अगर हम लोग ब्रिटिश के टाइम पे देखें तो ये लाइक ये समझ साफ साफ ही दिया हुआ है कि हम लोगों ने अपने आप को डेवलप नहीं किया, उन लोगों ने अपने रिसोर्सेज को इंडिया में यूज़ किया हम लोग को एक्सप्लॉइट करने के लिए, बट हम लोग के पास उतनी वो नहीं थी कि हम लोग अपने आप को डेवलप करके दिखा पाए। ये कहीं सही बात है कि जो हम लोग ने देख चुका अंडर द ब्रिटिश रूल, इसलिए कि इस पे आगे और लाइक बोलना सही नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट दैट कि हम लोग डेवलप नहीं कर रहे हैं। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलपिंग एट अ वेरी फास्ट रेट गाइस। इसलिए तो गाइस आगे देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। Resources are vital for all development activity, but irrational consumption of and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resources conservation at various levels is important. This has been the main concern of the leaders and thinkers in the past. जैसे गाइज हम लोग को अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, ये लाइक गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज अगर हम लोग अबंडेंट में अभी यूज़ करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए मिलेगा नहीं। और गाइज हम लोग अपने कंट्री को ऑन अ लॉन्गर टर्म या लॉन्गर फेज में डेवलपमेंट भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है, तो हम लोग यूज़ क्या करेंगे अगर हम लोग रिसोर्सेज नहीं है। तो जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जो रिसोर्सेज होने के बावजूद इसे इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि गाइज आगे उन लोग को पता है कि कोई एंड नहीं है, बट वो लोग ये सोच रहे हैं कि उसका कोई उपाय नहीं है, हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। बट गाइज इंडिया इज़ लाइक थिंकिंग, हमारे लीडर्स ठीक है सोच रहे हैं कि हम लोगों को आगे डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग अभी से अपने कुछ रिसोर्सेज को जमा करके रख सकते हैं। तो गाइज हम इसका एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी वॉज वेरी एप्ट मतलब वेरी बहुत ज़्यादा सोचा था उन पहले से ही, वो मतलब पारदर्शी कहेंगे उसे गाइज, वो पहले से पारदर्शी थे। Voicing his concern about resources in these words. अब एक मैं आपको वर्ड्स पढ़ देता हूँ। अब महात्मा गांधी के वर्ड्स, द फादर ऑफ आवर नेशन, उनके वर्ड्स तो गाइस अच्छे से ही, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। मतलब गाइस एक बहुत अच्छा वर्ड है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। जैसे गाइस ये लाइक ब्रिटिशर्स के टाइम में जो महात्मा गांधी ने यूज़ किया था, ये एक बहुत अच्छी लाइन थी कि गाइस हम लोग खुद अपने लोगों के यूज़ के लिए अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, ना कि दूसरों की भूख मिटाने के लिए अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे उनके फ़ायदे के लिए। तो गाइज़ यही काम ब्रिटिशर्स लोग हम लोग के ऊपर जुल्म करते करते यही काम कर रहे थे, हम लोग के देश को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हम लोग के देश पे के लोगों पर ही अत्याचार करके हम लोग से ही सब कुछ लूट रहे थे। बहुत अच्छा चीज़ है गाइज़। He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of the modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. तो गाइज ग्लोबल लेवल पे यही कारण भी है, सही भी है गाइज, क्योंकि ऑनेस्ट के लिए अगर हम देखें तो जस्ट हमारी ज़रूरत पूरे करने के लिए हम एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको ख़राब करते हैं, ब्यूटी नहीं रहने देते, घर बनाने के लिए पेड़ काटते हैं, जंगल काटते हैं, लोग जानवरों को मारते हैं, बहुत कुछ है गाइस कि हम लोग ही कर रहे हैं एज एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, जिसे पतन की ओर कहेंगे हम लोग गाइस। हम लोग एनवायरनमेंट को पतन की ओर लेकर जा रहे हैं जस्ट फॉर द डिग्रेडेशन।
he was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. तो गाइस प्रोडक्शन बाय द मासेस से मतलब ये हो गया कि क्वांटिटी में क्वालिटी में प्रोड्यूस करना एंड नॉट ऑन क्वांटिटी। क्योंकि गाइस अगर हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे तो ये कितना बार ये भी होता है कि गाइस ख़राब ही सामान बनते हैं, अच्छे सामान बनते हैं, बट हम लोग अगर मास प्रोडक्शन करें उसका बट ऑन अ क्वालिटी बेसिस, तो गाइज वो चीज़ हम लोग अभी यूज़ भी कर पाएंगे लंबे समय तक के लिए। और गाइज उस रिसोर्स पे जो हम लोग ने इन्वेस्ट किया है वो रिसोर्स हम लोग की यूज़फुल भी होगी, ना कि हम लोग उस रिसोर्स के बार बार उसको चेंज करना पड़े या उस पर खर्चा करना पड़े। बहुत अच्छा चीज़ था गाइज उनका ये चीज़। अब गाइज एट इंटरनेशनल क्लब वही रियो डी जनेरियो के ऊपर, इससे गाइज अगर आप बुक पास में लेके बैठे हो तो प्लीज़ गाइज देख लीजिए, मैं ऐसे आगे नहीं बताऊँगा। और गाइज आगे चलते हैं ऑन द डेवलपमेंट वाले पार्ट में, लैंड रिसोर्स के डेवलपमेंट पे। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है तो गाइज वो दिखाता है कि एक्चुअली लाइक मोस्ट ऑफ इंडिया में क्या है। जैसे गाइज यहाँ पे दिया हुआ है ब्लू में 43% ऑफ द माउंटेन, 43% प्लेन्स है, 27% प्लेट्यूज है एंड बाकी का परसेंटेज माउंटेन्स है। तो गाइस हम लोग समझ सकते हैं कि इंडिया में पर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, 3 तरह के डाइवर्सिफिकेशन है। तो गाइस हम लोग को यही सोचना पड़ता है अपने रिसोर्सेज की यूज़ कैसे करना है। अब गाइस इसके बारे में क्या कहा गया है, लैंड रिसोर्सेज, वी लिव इन अ लैंड, वी परफॉर्म आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट in different ways. Thus, land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport, and communication systems. However, land is an asset of a finite, क्योंकि गाइस लैंड अनलिमिटेड नहीं है, लैंड का एरिया लिमिटेड है। इसे गाइस हम लोग इसे यूज़ भी बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, ना कि इसे वेस्ट की तरह यूज़ करें गाइस, जिससे हमारी क्या हम कोई भी ज़रूरत ढंग से पूरी नहीं कर पाए। लैंड अगर लिमिटेड है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी लिमिटेड है एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस द टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस विद केयरफुल प्लानिंग। अगर हम लोग प्लान नहीं करेंगे तो हम लोग अपने रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिससे वेस्ट होगी, और वेस्ट को हम लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। गाइस सीधा सा कहना यही है कि हम लोग वेस्ट को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग वेस्ट करते हैं तो हम लोग अपनी रिसोर्सेज को अभी के लिए भी वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए भी वेस्ट कर रहे हैं, और गाइस उसका ना कोई यूज़ होगा ना कुछ। बाद में लोग बोलेंगे कि गाइस अगर हम लोग ने इसको अच्छे से यूज़ किया हुआ तो आज ये से ये होता। तो इससे अच्छा हम लोग अभी प्लान करके उसको यूज़ करें, जिससे आगे के लिए भी हमारे लिए भलाई, अभी के लिए तो होगी ही भलाई उससे। इंडिया हैज़ अ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, जिसका आगे मैंने परसेंटेज भी बताया था। 43% of the land area is plain, which provides and facilitates for agriculture and industry. Mountain accounts for 30% of the total surface area of the country and ensures perennial flow of some rivers. अब गाइस कुछ लोग हो सकता है कि ये सोचने पड़ जाए कि पेरेनियल क्या होता है, तो पेरेनियल के मैं बता देता हूँ। पेरेनियल मतलब ऐसे रिवर्स जो कभी भी बंद नहीं होंगे फ्लो होना, उनका फ्लो नॉन स्टॉप रहेगा, कंटिन्यू। जैसे कि साउथ में कुछ, अगर साउथ के लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे तो गाइस उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि साउथ में कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो लाइक गाइस 4 to 6 मंथ्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन पूरे भरे हुए होते हैं, वरना 6 मंथ्स वो खाली रहते हैं, मतलब उनका रिवर बेड दिखता है, मतलब कुछ नहीं है, पानी नहीं फ्लो करता उनसे। तो गाइस वो हो गए पेरेनियल, मतलब जो कंटिन्यू फ्लो करेंगे। एंड सम रिवर्स प्रोवाइड फैसिलिटेट्स फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अबाउट 27% ऑफ द कंट्रीज एरिया इज प्लेट्यू रीजन, जिसमें क्या है, मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स बहुत अच्छे भरमार में, और थोड़ा सा हिल गया, बहुत अच्छे भरमार में। और गाइज हम लोग को लैंड यूटिलाइजेशन के ऊपर भी है। अब लैंड यूटिलाइजेशन का आप लोगों को मेरे को तो नहीं लगता कि ज़्यादा समझाना पड़ेगा, सो आई जस्ट रीड इट आउट एंड आप लोग देख लीजिए। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। फॉरेस्ट सबसे मेन चीज़, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, barren and wasteland, land put to non-agricultural use, example buildings, roads, factories, etc. ये चीज़ तो गाइस हम लोग आज देख ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग जंगल काट काट के घर बना रहे हैं वहाँ पे, तो जिससे क्या हो रहे हैं, फॉरेस्ट बच नहीं रहे हैं, हम लोग वेस्ट कर रहे हैं लैंड को। काफ़ी सारे जगह जहाँ पे कल्टीवेशन की जा सकती थी उसे हम लोग उपजाऊ नहीं बना के उसे और ख़राब कर रहे हैं, जिससे उस पर काम ही ना हो पाए, ऐसे कर रहे हैं। काफ़ी सारी जगह पे ये चीज़ देखा जाता है, इंडिया बाहर में भी गई, ऐसा नहीं है कि खाली
इंडिया में, बाहर भी देखा जाता है ऐसा चीज़। एंड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। मतलब गाइस कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे मतलब ऐसे घास फूस है जिसका कोई कल्टिवेशनल यूज़ नहीं किया जा रहा अभी। और तीसरा हो गया गाइस कल्चरलेबल वेस्ट लैंड, जो लाइक 5 साल से अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ है। कुछ ऐसा एरियाज होता है गाइस जहाँ पे खाली घास फूस नॉर्मल उगी हुई है, वहाँ पे लोग उससे लाइक यूज़ नहीं कर रहे हैं खेती बाड़ी करने के लिए या कोई भी काम के लिए, तो वो भी गाइस एक वजह से वेस्ट लैंड ही हो गया अभी के लिए। अब गाइस एक और जो चीज़ आई है वो फैलो लैंड, करंट फैलो, मतलब जिसमें क्या हो गया, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और < 1 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब 1 साल से उस एरिया में कोई भी खेती बाड़ी नहीं है, वो हो गया करंट फैलो। अदर देन करंट फैलो मतलब कुछ ऐसे एरियाज जो 1 से 5 साल तक अभी कल्टीवेशन में यूज़ नहीं हुए हैं। और गाइज लास्ट हो गया सोन एरिया जिसे हम लोग यूज़ करते हो। गाइज आप लोग समझ सकते हैं कि कितना सारा वेस्ट लैंड यहाँ पे बता दिया, दो दो पॉइंट्स बता दिए, अदर कल्टीवेटेड लैंड और फैलो लैंड, जो एक तरह का वेस्ट ही हो गया गाइज, हम लोग इसे कल्टीवेशन में यूज़ कर सकते थे बट यूज़ नहीं कर रहे। तो गाइज देख सकते हैं। और लास्ट में आता है नेट सोन एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रास ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो गाइज ये वो ऐसा एरिया हो गया जहाँ पे लाइक कुछ लोग हो जिनकी लाइक अच्छी है, उनकी सोच अच्छी है, तो वो लोग गाइज 1 साल में दो दो क्रॉप्स उगाते हैं। इससे गाइज अगर हम लोग लाइक इसके लिए एग्जांपल देना चाहूँगा बिहार का, क्योंकि गाइज ऐसा नहीं है कि बिहार इज़ अ पुअर कंट्री, पुअर रीजन है, बट गाइज वहाँ के लाइक वर्कर्स लोग हैं, जो फार्मर्स लोग हैं वहाँ पे, फिर भी थोड़े बहुत समझदार हैं गाइज, कि काफ़ी सारा जगह बिहार में ये देखा जाता है कि 1 साल वो लोग 6 महीना कुछ उगाते हैं, फिर कोई दूसरा क्रॉप कर देते हैं। फिर लाइक गाइज लाइक उनकी मिसाल भी दूंगा गाइज, क्योंकि बहुत सारी जगह बिहार में वो लोग गाइज 1 साल अगर कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप उगा रहे हैं तो दूसरे साल दूसरा क्रॉप उगाता है, जिससे गाइस की सॉइल की फर्टिलिटी भी बने रहे। गाइस मैंने मतलब खुद मैंने लाइक है वहाँ पे जन है, तो आई नो इट कि गाइस वहाँ पे ऐसा होता है। सो गाइस वील स्टॉप द चैप्टर फॉर हियर टुडे। एंड गाइस आज पता है मेरे को लंबी, मैंने कह ही दिया था कि गाइस एक लंबी वीडियो होने वाली है ये। सो गाइस आगे देखते रहिए मेरे वीडियोस को। आई विल बी प्रेजेंटिंग वन मोर वीडियो टुमारो। एंड गाइस मेरे हिसाब से 2 से 3 वीडियोस और में विल बी वाइंडिंग अप दिस होल चैप्टर। तो गाइज़ ये चैप्टर का मैंने वेटेज चेक किया है, इट्स लाइक 6 to 8 मार्क्स का वेटेज है। तो गाइज़ आप लोग मेरी वीडियो अब बुक को साथ में खोल के रखिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए गाइज़, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने कर दूंगा। और एक बार आप पढ़ लेंगे गाइज़ तो प्लीज़, एक बार कह देता हूँ कि गाइज़ आपको बार बार बुक खोलने की एकदम ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 4 महीने बाद भी खोल के देखें तो आपको दिख जाएगा कि कैसे मैंने पढ़ाया था, एंड आपको अच्छे से याद रहेगा। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो, एंड आई विल बी अपलोडिंग नेक्स्ट वीडियो फॉर टुमारो। थैंक यू गाइज़।